Now let us say there are 3 rods, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, और इसका सपोज हमने कर दिया मास m और लेंथ l कर दी। इन रॉड्स ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस है। अब हमें इसका तीनों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम ऑफ दीज 3 रॉड्स अबाउट z डैश एक्सिस, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। What is the moment of inertia of system of these 3 rods about the z axis and they are lying like this? हमें इन 3 रॉड्स का 1, 2 और 3, उन 3 रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, z एक्सिस के अबाउट। तो तीनों रॉड्स का, सिस्टम ऑफ दीज 3 रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस बीच में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया और इसका इसके अबाउट निकाले, दोनों को प्लस नहीं कर सकते। दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, दैट विल नॉट मेक एनी रेलेवेंस। हमें जो निकालना है इन तीनों रॉड्स का, पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। सो नाउ इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? हमें पता है कि अगर ये रॉड है तो इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड का, रेड कलर की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, अगर इसका मास m है, लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज ml²/3। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एंड के थ्रू और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ml²/3 होता है। ये हमें रिजल्ट पता है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 है। अब समझने वाली बात है, चाहे इसको ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, अभी भी ml²/3 आएगा। डोंट वरी अबाउट कि एंगल चेंज हो गया, एंगल नहीं चेंज हुआ। Moment of inertia depends upon how the mass is distributed about the axis. If I take this finger my axis and this the rod, please see that is moment of inertia of this rod about this axis will not change if I move it like this. If I move it like this, anyway I can move it. So mass distribution of this axis remains same. The overall orientation as compared to origin, x, y, z axis also, it may be changing. लेकिन इसका mass distribution about this axis is not altering. चाहे ऐसे कर दूं, चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे इसे ऐसे रोटेट कर दें, मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसे का वैसा ही है। दिस इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस इज ml²/3। इसी तरह से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? ml²/3 हो जाएगा। इसका काम हो गया। इस रॉड का, इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, वंस अगेन चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, तो वो भी ml²/3। तो इसका भी काम हो गया। अब रह गया ये वाली रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जो पता है वो पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml²/12 होता है। अगर ये रॉड है इसके अबाउट ml²/12 है, इस एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट ml²/12 है। चाहे ऐसे कर लो, 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 इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ml²/12 रहेगा। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है ml²/12 है। लेकिन हमें जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो अब हमारे पास ऑप्शंस, कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, वही है पैरेलल थ्योरम यूज कर लो, परपेंडिकुलर थ्योरम या देख लो, या इंटीग्रेशन यूज कर लो। तो हम देखें इसमें कुछ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को हम ऑब्वियसली लास्ट चॉइस करते हैं क्योंकि सबसे वो टीडियस काइंड ऑफ जॉब है। पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम का मेन फायदा ये है कि वो इंटीग्रेशन अवॉइड करते हुए फटाफट रेगुलर शेप बॉडी से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें बता देते हैं। इसके अबाउट हमें पता है ml²/12, इसके अबाउट निकालना है। तो पहले देखें, हम पैरेलल थ्योरम यूज करके देखें, क्या ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है? हाँ, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? हाँ, पैरेलल है। तो पैरेलल थ्योरम लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो अभी पहले हम इस वाली रॉड का इसके अबाउट निकालते हैं, वो सेपरेटली यहाँ निकाल लेते हैं। इस रॉड का जो हो गया, इसके अबाउट कितना है? ml²/12 हमें निकालना इसके अबाउट है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यही r डिस्टेंस होगा। आई कैन रब इट ऑफ। अच्छा देखिए, इसमें जो है सबकी लेंथ l है, तो सारे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गए। ये इसके सेंटर से जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ये लेंथ कितनी है और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये 30 है, 60 है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ऐसी होगी। अब या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसको लिख लो l, ये कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अगर हम इसे बोले x कितना हो जाएगा? दैट इज x²
प्लस L/2 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो हो जाएगा वो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3L स्क्वायर बाय 4। तो x स्क्वायर ही हमें चाहिए होगा, तो x स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, x स्क्वायर ही रहने दो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा बेटर मेथड इज, जब आप यूज करेंगे तो देखो, ये अगर लेंथ L है, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, ये अगर L है तो ये L cos 30 हो जाएगा। ये L है, ये एंगल 30 है, हमने कहा होगा, हमने जब वेक्टर्स का पहले ब्रेक भी किया था। तो दिस इज L, सो दिस गोइंग टू बी L cos 30। सो x कितना हो जाएगा, L cos 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू L cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो x वही आ गया, x इधर से देख लो, इधर से देख लो, इससे यहां से भी x निकालोगे तो ये हो जाएगा √3/2L हो जाएगा, एक ही हो गया। बट द बेटर थिंग इज यूज दिस थिंग। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम में इट बिकम्स स्लाइटली टीडियस काइंड ऑफ ए थिंग, स्क्वायर कर रहे हो, रूट निकाल रहे हो, ऑल दोस थिंग्स, यहाँ पे सीधा कॉम्पोनेंट ले लो। ये कितना है, ये L है, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, L cos 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, L sin 30 हो जाएगा। इसकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जरूरत है। तो L cos 30 L√3 आ गया, L√3/2 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया I z z डैश कितना हो गया, I z z डैश, इसके अबाउट कितना है, ml² प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर करना, इज इक्वल टू कितना हो गया, ml²/12 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर 3L²/4 था, यही आ गया। इसको क्या करो, इसको यहाँ पे ऐड कर दो। हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ओवरऑल हमें I z z डैश निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml²/3, इसको सॉल्व कर लिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml²/3, इसका भी सॉल्व हो गया। प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है, वो है, पहले इसके अबाउट निकाल लो, फिर पैरेलल थ्योरम यूज कर लो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ गया, और तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट ऐड कर दो। तो वो कितना था, ml²/12 प्लस m 3L²/4। इसको सॉल्व कर लो, यू कैन get the answer, that is moment of inertia of the system of these three rods lying like this about the z dash axis, right? So this is how you can use the parallel theorem. तो इसमें याद रखना, अगर कोई बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप बॉडीज पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, तो उसमें क्या करो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडीज अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस क्या हो जाएगा, पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट, तीसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस, और उनको ऐड कर दो, आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडीज उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस बीच में शिफ्ट नहीं करना, इस चीज का खास ध्यान रखना।